नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निःशुल्क क्लासेस और आपकी प्रसाद पंथ वाली क्लासेस में। तो सभी का अभिनंदन है और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। क्लास रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आ रही है, कभी 2 दिन छोड़ के आ रही है, लेकिन फिर भी जो क्लास अब बस 2-4 क्लासों के बाद में आपका जो साहित्य है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आज भी वही मैटर कंटेंट देने का प्रयास किया आपको जहां से एग्जाम में प्रश्न होते हैं। देखो कई 1-2 कमेंट आए और मैसेज आए कि सर जो आप साहित्य विस्तृत नहीं करवा रहे, जैसे मान लो यशपाल है तो यशपाल के सारे उपन्यास दिखाओ। देखो आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में ये तो मैटर जो है ना फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता लेक्चरर के लिए भी ये मैटर काफ़ी उपयोगी रहेगा। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य के 10 प्रश्न आने वाले हैं। 10 प्रश्न में आप देखो बहुत सी ऐसी जगह हैं साहित्य में जहां से प्रश्न उठता ही उठता है। जैसे मान लो रासो जो है वो प्रमाणिक को लेकर प्रश्न आता है, तार सप्तक को लेकर प्रश्न आता है, अष्टछाप को लेकर प्रश्न आता है, नई कविता आंदोलन, कहानी आंदोलन को लेकर प्रश्न आता है, छायावादी कवियों में जो 4 स्तंभ है वहां से प्रश्न आता है। इसके अलावा जैसे सूरदास या फिर तुलसीदास से संबंधित रामचंद्र शुक्ल की या कोई भी परिभाषा है वहां से प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा कि किस काल का क्या नामकरण, किसने क्या नामकरण दिया था, एक काल की समय सीमा को लेकर और एक प्रवृत्तियों को लेकर प्रश्न आएगा। तो ये 8 या 10 जगह तो फिक्स जगह है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। रही बात एक आध प्रश्न यहां से गद्य विधाओं में आएगा, जो सेकंड ग्रेड में कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये बस यहीं से आते हैं। इसके अलावा अगर कोई गद्य रचना आप पढ़ते हो या पढ़ना चाहते हो तो आपके जो 9वीं से 12वीं के सिलेबस में दी हुई है वो आप जरूर पढ़ें। इसके बाद में एक चीज और ये भी आती है सामने कि जो किताबों के प्रश्न हैं उसकी टेस्ट सीरीज चल ही रही है और पिछला जो टेस्ट हुआ था मैं उनका नाम भी अनाउंस करना चाहूँगा। कहाँ गई लिस्ट, ये देखिए, चलिए। तो जो फर्स्ट टेस्ट 8 हुआ था, जो हिंदी पॉइंट जो एप्लीकेशन है उस पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 51 रुपये में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो बहुत ही सारगर्भित है, रामबाण सिद्ध होगी। आप जरूर वो टेस्ट दें, ईमानदारी से दें, पढ़ के दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जो टेस्ट चल रहे हैं 8 टेस्ट हो चुके हैं आज अभी। ये वीडियो अब तक जब तक पहुंचेगा तब तक 9वां टेस्ट जो है वो गद्य विधाओं को लेकर जो टेस्ट है वो अपलोड होने वाला है। तो जो टेस्ट 8 था उसमें जो फर्स्ट रैंक पे हैं वो हैं रचना सांगवा मैडम। रचना सांगवा जो वर्तमान में सेकंड ग्रेड हैं, फिर भी आप देखेंगे कि वो ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से पिछली बार भी बहुत बढ़िया रैंक थी उनकी 16 में। गीता कामरा मैडम जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। SAM सैम है, मुझे नहीं पता ये कौन है, ऑफलाइन या ऑनलाइन है। निर्मला बारूपाल ये ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। साबुद्दीन मेहर ये इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहला नाम आया है, पहले टेस्ट में है, मतलब पहली बार इनका नाम आया है टॉप 10 में। सुमन शर्मा ऑफलाइन स्टूडेंट है। निर्मा राठौड़ ये भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और निर्मा राठौड़ जहाँ तक मेरे ख्याल से ऑफलाइन स्टूडेंट है, फिर भी कोई अगर दूसरे हैं तो मुझे ध्यान में नहीं, कल पता करूँगा। एक है 2921 नाम से आईडी बना रखी है, पता नहीं किसकी है, और पूजा तिवारी मैडम है, ये भी ऑफलाइन स्टूडेंट है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी, बराबर टॉप 10 में रहने का प्रयास कर रहे हो। कोशिश ये कीजिएगा टेस्ट ईमानदारी से देवें सभी। और ये जो टॉप 10 की रैंक है ये अब तक लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स के बीच में ये रैंक निकल रही है। तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आगे भी आप इसी तरह से टेस्ट देते रहें और अच्छी रैंक हासिल करें। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज जो टेस्ट हो रहा है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। कोई एक आध प्रश्न में जो दिक्कत आती है तो उसको आप तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए। आप जब प्रश्न आपके सामने आता है तो उसके साइड में 3 बिंदियां दी हुई रखी है, बिंदु हैं, उस पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन को रिपोर्ट करेंगे, भाई इस तरह में इस प्रश्न में डाउट है, तो उसको मैं चेक करके उसका आंसर चेंज करना होता है तो कर दूंगा। और अगर आपने सही किया हुआ होता है और हमने गलत मान रखा है तो उसको क्या होता है कि वो टेस्ट जैसे ही मैं उसको करेक्शन करूंगा तो आपकी रैंक ऊपर आ जाती है। तो आप तो अपना जो पढ़ा हुआ है वही करने का प्रयास करें, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें अब तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, और बराबर क्लासेस के साथ में चलें। और इसके अलावा भी आपको बहुत जल्द एक सरप्राइज गिफ्ट और देने वाला हूं इसी मैटर से संबंधित, तो आप थोड़ा सा वेट करें। हाँ जी, तो अब हम उपन्यास की सेकंड क्लास ले रहे हैं। आज उपन्यास की एक क्लास पहले हो चुकी है, आज ये क्लास नंबर 56 है, यानी 55 क्लासें अब तक हो चुकी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लेते हैं यशपाल। यशपाल के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं
यशपाल के उपन्यास हैं दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, यानी दादा भी कॉमरेड था और पार्टी भी कॉमरेड थी। यशपाल के दादा और पार्टी दोनों ही कॉमरेड थी। ये देशद्रोही इनका एक उपन्यास लिखा हुआ है, याद रखें। यशपाल बिल्कुल भी, यशपाल के लिए तो ये कहना कि देशद्रोही था ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ा अपराध होगा। यशपाल बहुत अच्छे लेखक हैं और आप अगर देशद्रोही जो इनका उपन्यास पढ़ते हो तो निश्चित रूप से उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में मतलब आपके हृदय को छूने वाला उपन्यास है। इसकी कुछ झलकियां मैंने पढ़ी जरूर है। उसके अलावा दिव्या है, अमिता है और झूठा सच, ये उपन्यास झूठा सच जो एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट माना जाता है, 1960 में 2 भागों में लिखा गया था। 1960 में झूठा सच जो था ये 1960 का है और 2 भागों में, कितने भागों में है भाई? 2 भागों में। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि झूठा सच उपन्यास कब लिखा गया था? 1960, और 2 भागों में। पहला भाग 58 में आया था, दूसरा भाग 60 में आया था, तो इस बात को भी ध्यान रखें। अच्छा, पहले भाग जो था वो वतन और देश को लेकर था और दूसरे भाग में देश का भविष्य को लेकर लिखा गया था। रांगे राघव कहते थे कब तक पुकारूं मैं अंधेरे के जुगनू, कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू, तुम मुर्दों के टीले पे जाके क्यों बैठा है? कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू, मुर्दों के टीले पर जाकर आखिर क्यों बैठा है? कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू, मुर्दों के टीले पर आखिर जाकर क्यों बैठा है? भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि भूले बिसरे चित्र, अगली जो उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा, ये इनका बहुत प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट था झूठा सच, और भूले बिसरे चित्र जो है वो दूसरा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र किसका है? ये भगवती चरण वर्मा का है, याद रखना, भगवती चरण वर्मा का। क्लियर बात है? भूले बिसरे चित्र, हाँ जी, ये एक सेकंड, थोड़ा मैसेज अर्जेंट है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र है ना, ये इनका सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशील कथा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा, और कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू, कब तक पुकारूं अंधेरे के जुगनू, है ना, मुर्दों के टीले पर जाके बैठे। उसके बाद में है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ये उपन्यास जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इसमें एक ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें पिता तो सामंतवादी है और उसके 3 बेटे जो होते हैं, एक गांधीवादी होता है, एक आतंकवादी होता है और तीसरा साम्यवादी होता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, यानी पूरे परिवार के जो रास्ते हैं वो ही टेढ़े मेढ़े होते हैं। पिता जो होता है वो सामंतवादी होता है, जबकि 3 पुत्र होते हैं, एक आतंकवादी होता है, एक गांधीवादी होता है और तीसरा साम्यवादी होता है। और भूले बिसरे चित्र जो इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें 4 पीढ़ियों की जो मतलब परिवर्तनशील कहानी का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक इनका उपन्यास और है चित्ररेखा। अमृतलाल नागर के तीनों उपन्यास इंपॉर्टेंट है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अगर अमृतलाल नागर का उपन्यास अगर पूछा जाएगा तो इन 3 में से पूछा जाएगा। अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल और मानस का हंस, ये तुलसीदास के लिए लिखा गया है ना, तुलसीदास पर लिखा गया है। मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और अमृत और विष, ये इनके 3 उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर, देखो जो जो पढ़ा रहा हूं मैं, आप उसको उसी तरह से सेट करते हुए चले माइंड में। रट्टाफिकेशन अलग है और माइंड में सेट करते हुए चलना अलग चीज है, और निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा, है ना, बहुत फायदा होगा सर। देखो टेस्ट सीरीज का अभी तो मतलब टेस्ट सीरीज लगातार कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। और मैं आपको इस संडे से पहले एक गुड न्यूज़ दूंगा, क्योंकि अभी तक टेस्ट सीरीज में काफ़ी जो है ना, हिंदी टेस्ट सीरीज, ये लीजिए, हिंदी टेस्ट सीरीज में 2 रिक्वेस्ट आ रखी है। किसकी है? चलो क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बाद में देखेंगे। हाँ, तो मैं हिंदी टेस्ट सीरीज को लेकर आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की एक ही मांग आ रही है, उस मांग को ध्यान में रखते हुए मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आज आपका जो अगले टेस्ट है उनमें से 1-2 टेस्ट का थोड़ा टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सेट किया जाएगा, तो आपको करेक्शन करके टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको जरूर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क के 2 उपन्यास हैं, सितारों का खेल और गिरती दीवारें। देखो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना चाहा हो तो वो ले सकता है, मैंने आज मौका नहीं दिया था, फिर भी ले लिया होगा। स्मार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, स्मार्ट होते हैं, बड़ा होशियार होते हैं। गिरती दीवारें इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है। सितारों का खेल और गिरती दीवारें। मैं चला आता युगों से शैल साहिए सिर उठाए,
बिल्कुल, जैसे आज भी हमारी एक ऑफलाइन क्लास में एक चर्चा हुई और शायद ऑफलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वही कहते हैं कि भाई देखो, सफलता प्राप्त करने के लिए आज एक दो फ़ोन भी आए तो वो निराश हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो अब शायद नौकरी नहीं लिखी हुई, संघर्ष लिखा हुआ है, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है। देखो, या तो एक चीज़ मान के चलो कि या तो नौकरी लगना है, और अगर नहीं लगने की कैपेसिटी है तो फिर तैयारी, ये बहाना मत बनाओ कि हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है, नौकरी लगना है मतलब लगना है। इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं किस लिए? नौकरी के लिए। और अब जब हम मंजिल से 2 कदम दूर हैं, उस वक्त अगर हम हार मानेंगे तो कैसे पार पड़ेगी? आरपीएससी को आप लोगों की या ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वास्तव में हर परिस्थिति में अपनी तैयारी को नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार असफल होते हुए भी वो ये इस आस में तैयारी कर रहे हैं कि हम सफल जरूर होंगे और वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग जो हारे हुए, थके हुए, निराशा में डूबे हुए, स्वयं को भाग्यहीन मानते हुए बैठे हैं, जो मतलब न पढ़ पाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, बजाय इसके कि वो पढ़ने के मौके ढूंढते। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जो पढ़ने के लिए मौके ढूंढते हैं, 15 मिनट में मिलते हैं तो वो 2-4 चीज़ देख लेते हैं। ऐसे लोगों की तलाश है आरपीएससी को, जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो न पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं, मेरे तो घर परिवार ये है, वो है, ये है, वो है। ऐसे लोगों की आरपीएससी को कोई आवश्यकता नहीं है। आरपीएससी के पास बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। 3.5-4 लाख में से उसे आरपीएससी को 1200 तो ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो आरपीएससी को नाम रोशन करें, जो आरपीएससी जो स्कूलों में जाएंगे तो बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे। तो आप याद रखें, जो निराशा, जो अपने साहित्य में किताब चल रही है, कौन सा, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, है ना, ये खीज मन की ऊब, है ना, ये निराशा को बाहर निकालो और जोश जुनून के साथ तैयारी करते रहो, सफलता मिल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, सफलता थोड़ा धैर्य मांगती है, और अपनी क्रमबद्ध तैयारी को जारी रखो, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सितारों का खेल, गिरती दीवारें, ये इनके उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कुटज निबंध भी इन्होंने लिखा है, शिरीष के फूल भी लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास, अपना नामदास का पोथा, ये इनके 3 बहुत हैं। जबकि मैं कहता हूं अगर ये पुनर्नवा जो है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो निश्चित रूप से बहुत से स्टूडेंट्स को गलत भी करके आ सकते हैं। उदय शंकर भट्ट के 2 उपन्यास हैं, लोक परलोक और 2 अध्याय। लोक परलोक, लोक और परलोक, ये कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। लोक परलोक 2 अध्याय हैं, तो आप इसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखें। लोक परलोक 2 अध्याय हैं। क्लियर बात है? लोक परलोक 2 अध्याय हैं। लोक और परलोक ये 2 अध्याय हैं। उसके बाद आप देखेंगे अर्धनारीश्वर। कौन सा है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, और जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैला आंचल, उसके बाद में है मैला आंचल। मैला आंचल आप अगर आप देखना चाहें तो मैला आंचल देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणुका है, जिसे प्रथम उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इनका एक ये उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध है, कितने चौराहे उपन्यास है। मैला आंचल, कितने चौराहे, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद में एक उपन्यास और है, जुलूस, ठीक है। मैला आंचल, कितने चौराहे और जुलूस, ये तीनों के तीनों उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद में हम देखेंगे नागार्जुन। नागार्जुन के उपन्यास अलग मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बलचनामा, नई पौध, उग्रतारा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, है ना, उग्रतारा, इमरतिया, कुंभी पाक, हीरक जयंती, ये सारे उपन्यास इन्हीं के हैं। लेकिन ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ये प्रसिद्ध है बलचनामा, नई पौध, उग्रतारा, ठीक है ना। बाकी वरुण के बेटे, हीरक जयंती, उग्रतारा, रतिनाथ की चाची वगैरह ये बहुत हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें उग्रतारा, नई पौध और बलचनामा अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट उपन्यासों में से एक रहेंगे। राही मासूम रज्जा का आधा गांव भी अपने आप में भारत पाकिस्तान को लेकर लिखा गया है, ठीक है। राही मासूम रज्जा आधा गांव, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, राही मासूम रज्जा का। शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि दिल्ली दूर है औरत तू वापस लौटा, दिल्ली दूर है औरत तू वापस लौटा। शिव प्रसाद सिंह, दिल्ली दूर है औरत तू वापस लौटा, दिल्ली दूर है औरत तू वापस लौटा। उसके बाद आप देखेंगे श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है राग दरबारी, याद रखना। राग दरबारी पर उनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उसके बाद इनको 2009 में अमरकांत के साथ 2009 में अमरकांत के साथ इनको जॉइंट दोनों को एक साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत के साथ इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है ना। ये इनका रिपोर्तार्ड शैली पर लिखा गया उपन्यास है। किस शैली पर है? रिपोर्तार्ड शैली पर लिखा गया उपन्यास है। मतलब ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी, इसको लेकर ये उपन्यास है। 1969 में इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उसके बाद में 2009 में जो ये है अमरकांत के साथ इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। मोहन राकेश की बात करें, अच्छा रुको, राग दरबारी के बाद इनका एक और है आदमी का जहर। कौन सा उपन्यास है? आदमी का जहर। ये कोई इतना खास नहीं है, बाकी राग दरबारी अपने आप में इंपॉर्टेंट उपन्यास है। मोहन राकेश है अंधेरे बंद कमरे न आने वाला। अंधेरे बंद कमरों में कल आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं चलता। अंधेरे में कैसे पता लगेगा? अंधेरे बंद कमरे में है न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे में है न आने वाला कल, ये मोहन राकेश के उपन्यास हैं। उसके बाद में मन्नू भंडारी। देखिए इस बार सेकंड ग्रेड का जब पेपर हो या फर्स्ट ग्रेड का हो, मन्नू भंडारी के जो भी पार्ट लग रहे हैं अपने 9 से 12 में, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ लेना। कौन से पुरस्कार मिले, कौन सी कहानियां, कौन सी उपन्यास, A to Z याद कर लेना, क्योंकि मन्नू भंडारी का हाल ही में जो है निधन हुआ था, तो इनको लेकर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इनका है महाभोज आपका बंटी 1 इंच मुस्कान। ये 1 इंच मुस्कान जो है इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। तो कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा था? तो याद रखना वो है 1 इंच मुस्कान। पति पत्नी दोनों 1 इंच मुस्कान के लिए तरस रहे थे, इसलिए दोनों ने 1 इंच मुस्कान जो है वो एक साथ लिख दिया। मिलकर लिखने वाला, पति पत्नी ने मिलकर लिखा था। मन्नू भंडारी ने, है ना, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। सारा आकाश, राजेंद्र यादव। अगले हैं राजेंद्र यादव का उपन्यास है सारा आकाश, और दूसरा है प्रेत बोलते हैं। सारा आकाश और प्रेत बोलते हैं। उसके बाद में याद रखना, ये राजेंद्र यादव सारा आकाश प्रेत बोलते हैं। मन्नू भंडारी का है 1 इंच मुस्कान जो मिलकर लिखा था। उसके बाद में है महाभोज आपका बंटी 1 इंच मुस्कान। ये इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ऐसे इग्नोर मत कर देना, है ना। एक इनका उपन्यास और भी है, कौन सा नाम भूल गया, स्वामी। हाँ, एक इनका उपन्यास और भी है स्वामी, ठीक है ना, स्वामी, महाभोज आपका बंटी 1 इंच मुस्कान। और राजेंद्र यादव के हैं सारा आकाश और प्रेत बोलते हैं। उसके बाद निर्मल वर्मा भी अपने सिलेबस में स्नातक पार्ट में लगते हैं, है ना। परिंदे कहानी लगती है, बहुत अच्छी कहानी है परिंदे, तो आप वो पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। कई तो बोर हो जाएंगे, लेकिन है आनंददायक। वे दिन एक चिथड़ा सुख अंतिम अरण्य। 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 तो ये अंतिम अरण्य जो है ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद में है पतितों के देश में, ये है राम वृक्ष बेनीपुरी का। पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है, और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? राम वृक्ष बेनीपुरी का पतितों के देश में। निर्मल वर्मा का है वे दिन एक चिथड़ा सुख अंतिम अरण्य। वे दिन एक चिथड़ा सुख अंतिम अरण्य। तो ये 2 क्लासें हैं, लगभग इसमें 40 उपन्यासकारों को मैंने आपको बताया है, 40 उपन्यासकारों के उपन्यास आप तक पहुंचाए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको पढ़े ही नहीं बल्कि आत्मसात कर लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न जो आता है वो लगभग यहीं से आएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो साहित्य, सेकंड ग्रेड वालों के लिए बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड वाले वो 9 से 12 की रचनाओं में जो लिखा हुआ है, जैसे मुक्तिबोध की रचनावली कितने खंडों में है? 6 खंडों में है, ठीक है। या फिर रघुवीर सहाय की रचनावली कितने खंडों में, नागार्जुन की रचनावली कितने खंडों में, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनावली कितने खंडों में, निराला की रचनावली कितने खंडों में है, हरिवंश राय बच्चन की रचनावली कितने खंडों में। ये एक एक चीज़ जो है ये सारा आपको करना ही पड़ेगा और बढ़िया तरीके से याद करनी पड़ेगी। और किताबों के प्रश्नों पर गौर करना, और व्याकरण की क्लासेस जो यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, मैं उन्हें थंबनेल चेंज करके आप तक पहुंचा दूंगा, तो उनको जरूर देखना। फिर मैं व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी लेकर यूट्यूब पर आ जाऊंगा, ताकि आपको अब एक बड़ा पार्ट स्टार्ट करते हैं व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के 45 प्रश्न आते हैं और ये अपने आप में अहम होते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास है। अब मैं 2-3 क्लासें आपको रेगुलर देने का प्रयास करूंगा, 3-4 क्लास रेगुलर देके फिर एक आध ब्रेक आ जाएगा, ठीक है।
अब आप कहोगे सर ब्रेक क्यों आता है? ब्रेक इसलिए आता है कि वास्तव में थोड़ा अभी ऑफलाइन का बैच का भी टाइम मैंने चेंज कर दिया, वास्तव में समय नहीं मिल रहा पारिवारिक कारणों से, तो फिर भी आपको बीच बीच में क्लास देता रहूँगा, एकदम आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो जो भी देरी होती है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको क्लास 2-4 दिन अब रेगुलर दूंगा, यानी गद्य विधाएं अब कंप्लीट करवा दूंगा। ये 56 हो गए ना, 4 क्लास और लूँगा, 4 क्लास में गद्य विधाएं कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल की डेट में आपको क्लास मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वो देखें, और बहुत जल्द एक रणनीति को लेकर भी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, जैसे टाइम टेबल सेट हो जाता है उसके बाद आता हूं। ठीक है, चलिए।